जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत काम आएगी। और क्यों मैंने बीच में एक लेक्चर जो लिया था उसमें आप लोगों को बोला था कि ये जो लेक्चर है ये मेंस प्लस का नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट भी किया हुआ था कि मेंस प्लस नहीं मतलब क्या। वो मतलब आप आज समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो आप काफी सारी चीजों को रटते हैं। वास्तव में रटने की जरूरत नहीं होती है, उनके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो आपको उनकी मैक्सिमम की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माइंड में रखते हुए आपको जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए मैं उसकी बात करूंगा। अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कार्बन बेस्ड होती है तो मैं इसमें डी सबशेल डी ऑर्बिटल की बात नहीं करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमें नहीं पता कि हाइब्रिडाइजेशन होती है कि नहीं होती, ये कल्पनाएं हैं, साइंटिस्ट की कल्पनाएं हैं। तो कल्पना ऐसा नहीं कि बिना आधार के कर ली जाती है। हमने कुछ कल्पना की, फिर हम चीजों को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा जो हम सोच रहे हैं। जब चीजें ऐसा लगता है कि हाँ हो रही है, उसके बेस पे हम थोड़ा सा और थ्योरीज वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह से हम जो हाइब्रिडाइजेशन को सोच के चलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें हुई होंगी, एटम के देख तो सकते नहीं है, तो उसका एनालिसिस करते हैं। किस किस आधार पर इनको एनालिसिस किया जाता है? देखो, तीन आधार है। एक है ऑर्बिटल एनालिसिस, दूसरा है स्टेरिक एनालिसिस, और तीसरा है एनर्जेटिक एनालिसिस। ठीक है, अब पहले समझना वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता ही क्यों है। हमारे पास जैसे कि ये कोई एटम है, मैं इधर बनाता हूं इसको, ये हमारे पास कोई एटम है, यहां पे ये इसका 1s, ये इसका 2s, और अब इसके जो तीन 2p होते हैं, 2px, 2pz और 2py। ठीक है, अब कोई एटम है तो उस तरफ से आ रहा है, यहां से मान लो हाइड्रोजन का एटम आ रहा है। अब चीजों को समझते हैं, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, और इनमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब एक दूसरे क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? पहले रिपेल करेंगे ना, आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन से होता क्या है, जैसे ये जो P है, P क्या है? अंदर की तरफ जाने लगता है। ये भाई वहां से सेम चार्ज वाली चीज आ रही है तो P क्या है? सिकुड़ने लगता है। जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा होता है, एक्स वाई जेड जो भी है, ये सिकुड़ता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ सिकुड़ता है। जितना P अंदर जाएगा उतना उसी शेल का जो S है वो बाहर की तरफ आएगा। बात को समझना, जैसे मान लो मेरे पास एक बैलून है, हमारे पास क्या है? एक बैलून है। ये हमारे पास एक बैलून है, मैंने क्या किया? इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया। जब मैं ऐसा करूंगा देखो क्या होगा फिर। ये मैं वो हिस्सा बना रहा हूं, मैंने इसको दबाया तो है, उंगलियां हट के हट, उंगलियों के नीचे के कैसा दिख रहा होगा?
ऐसा मैंने ऐसे पकड़ा, जितना मैं इसको यहां से दबाऊंगा बीच से, ये साइड से फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे कुछ इसमें लगाओ, जितना इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कारण यहां पे पी अंदर जाएगा, उतना उसका एस क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और एक जगह पे जाके एस और पी क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मिक्स हो जाते हैं। अब हम जो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp3 sp2, इस तरह से हम जो लिखते हैं sp2 sp3 sp, ऐसे हम लोग लिखते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब यह है कि अगर किसी बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp आ रही है, मतलब वो 50% s करेक्टर रखता है। ये 50% कैस है, तो पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं, एक एस और एक पी, टोटल 2 हो गए, 100 2 से डिवाइड करो 50 आ गया। ये 2 पी और एक एस, टोटल 3 है, 100 को 3 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा आपका 33.5। तो इसमें क्या 33.3% एस करेक्टर, इसमें 25% एस करेक्टर। अब ये एस करेक्टर मतलब क्या है भाई, एस ऑर्बिटल होता कैसा है, एस होता आपका स्फेरिकल। तो ये बताता है कि अगर आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है वो 50% स्फेरिकल है, तो हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp है। 33.3% स्फेरिकल है तो आपका sp2, और 25% स्फेरिकल है तो sp3। वास्तव में s करेक्टर का मतलब क्या समझो, जितना s करेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। परसेंटेज s करेक्टर का सीधा संबंध किससे है, बॉन्ड एंगल से है। ये मैं आप लोग करा चुका हूं जब मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन से s और p के अपने करेक्टर को एक्सचेंज करते हैं। तो p क्या है, वहां पे 90 डिग्री पे था, स्टेरिक हाइड्रेंस जाएगा तो फैलना स्टार्ट होता है, क्योंकि s उसमें मिक्स होना स्टार्ट होता है, तो स्पेरिकल नेचर मतलब सॉरी उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता है s करेक्टर के कारण। ठीक है, तो सारा खेल जो है ना वो बॉन्ड एंगल का है। विदाउट बॉन्ड एंगल आप इंडक्टिव इफेक्ट को समझ ही नहीं सकते, और अगर आप समझ रहे हो तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी, इसलिए वो हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा होगा जो भी उसके आप कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। समझ में आया कि क्यों इनकी मिक्सिंग होती है, फिर क्या होता है, नया ऑर्बिटल बन गया। अब क्या नए ऑर्बिटल बन गए, 2 मिले थे ना एस और पी, तो अब क्या होंगे, 2 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। 1s जो आपका p है 2py, 2py एज इट इज रहेगा, 2pz एज इट इज रहेगा, और जो मेरे पास मिक्स हुए 2 ऑर्बिटल s और p, उसमें क्या है, p कुछ अंदर आया, s कुछ बाहर आया, तो वो कुछ ऐसे बन गया, 2 ऑर्बिटल बन गए जिनको मान के चलते हैं कि आइडेंटिकल साइज शेप वॉल्यूम के होंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बन गया है, ये हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हमेशा सिग्मा बनाएगा। और ये जो प्योर ऑर्बिटल बने हैं ना, ये सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं। अगर सिग्मा बन चुका है तो फिर ये क्या बनाते हैं, फिर ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो फिर ये क्या आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा अच्छी तरह से कैसे क्या कुछ है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है मतलब जो प्योर है वो सिग्मा पाई दोनों बना सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। और हाइब्रिड में अगर अपना सिग्मा बना दिया तो फिर ये क्या बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ऑर्बिटल एनालिसिस क्या कहता है, कहता है ठीक है जिनकी मिक्सिंग हो गई, एक s और एक p मिल गया। यहां पे क्या था, पहले एक प्योर s ऑर्बिटल था और एक प्योर p ऑर्बिटल था। हमारे पास यहां पे एक प्योर s ऑर्बिटल ऐसे, और एक हमारे पास प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ,
ठीक है, ये S हो गया, P हो गया। अब कहते हैं इनके मिलने से जो ऑर्बिटल बना वो ना तो ऐसा रहा 100% स्फेरिकल, ना 100% डबल शेप का रहा, इनके बीच की कुछ आकृति बन गई। ठीक है, तो कहता है कि हमें नहीं पता अब वो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे S और P के बनने से क्या बना, sp ऑर्बिटल बन गए, दोनों दो sp ऑर्बिटल बने। अब ये जो दो sp ऑर्बिटल बने हैं ये भाई आइडेंटिकल है नहीं है, हम बोलते हैं कि आइडेंटिकल होते हैं साइज शेप वॉल्यूम में, पर सच्चाई क्या भाई हम देख ही नहीं सकते, हम इन्हें देख ही नहीं सकते, तो हमें नहीं पता होते कि नहीं होते, हम ऐसा मान के चल रहे हैं फिलहाल। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना कि ये जो ऑर्बिटल बनते हैं ना, ये इन्हीं की हाइब्रिडाइजेशन, इनके मिलने से ऑर्बिटल बनते हैं, जो ऑर्बिटल बने हैं इन्हीं को हम स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, कितना परसेंट एस करेक्टर आया है। अब मेरी बात को समझना, अपने दिमाग से वो चीज निकाल देना पूरी तरह से कि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो P3 से ऊपर नहीं जा सकता, D5 से ऊपर नहीं जा सकता, वो चीज को दिमाग से निकाल दो। दिमाग को बिल्कुल क्लियर करके रखो कि हम यहाँ पे कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसके बेस पर ऑर्गेनिक की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होने जा रही है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे पहले चलो एक चीज बताऊं, एक होता है आई, इसे निकालते P/S से। आई क्या है, आई होता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। जैसे आप लिखते हो ना sp1 sp2, इसको मैं लिखूं spi, तो आई क्यों नहीं यहां से निकलेगी। अब हमें नहीं पता P की S की कितना क्या कुछ परसेंटेज है, तो लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर प्लस परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर मिलके 100 आना चाहिए। और फ्रैक्शन की बात करूं तो एक हाइब्रिड जो बोर्ड बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उसमें P का फ्रैक्शन और S का फ्रैक्शन मिलके क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बात हमें पता है भाई, ठीक है, कि S और P के मिलने से वो बना है। देखो मैं फिर बताऊं, मैं डी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक को बेस बना के यहां पर आपके जो टॉपिक है इसको लेके चल रहा हूं, ताकि ऑर्गेनिक की हम एक्सप्लेनेशन समझ सके अच्छी तरह से। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू -1/i। अब क्योंकि cos आ गया है तो cos की वैल्यूज मैंने पहले लिखी हुई है यहाँ पे। विदाउट एंगल हमारा टॉपिक चल नहीं पाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से एंगल बेस्ड टॉपिक है, एंगल के बिना उसको नहीं समझा जा सकता। अब देखिए आई है ये हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना P/S, तो इसी को मैं लिख सकता हूं -1/P, और S क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया, S कहां आ गया आपका, ऊपर आ गया। ठीक है जी, आ गया। अब हमें पता है S प्लस P या P प्लस S क्या है, 1। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ऐसे कर दूं कि S जहां मैंने P लिखा है, वहां क्या लिख दूं 1 - S, तो क्या हो जाएगा -S, चलो ऊपर लिखता हूं इसको, -S/1 - S आ गया ना। अब इसमें से मैं माइनस को हटाओ, माइनस को ऊपर ले लो तो क्या बन जाएगा S/S-1। सोचो देखो बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब जब ये बन गया तो S क्या है, 1 - P के बराबर है, 1 - P, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये S-1 हो गया। ठीक है, 1 - P डिवाइड बाय, अब S-1 क्या होगा, माइनस का P, देखो जरा, है ना, S-1 क्या माइनस, तो इसको लिख सकता हूं मैं P-1/P। तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पे मेरे पास आ गया cos थीटा इक्वल टू -1/i इज इक्वल्स टू S/S-1 इक्वल टू P-1 डिवाइड बाय P। ठीक है, ये मैं अधिकतर यूज करूंगा इसका। ठीक है, अब हमारे पास जो, मैं इसको इक्वेट करूं यहां पे, cos थीटा इक्वल टू S/S-1, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, S cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू S। S वालों को एक तरफ ले लो, मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं। चलो S cos थीटा माइनस S इक्वल टू cos थीटा
एस कॉमन लिया तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, ये आ गया। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, s इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1, ये आ गया। और मैं कहूं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या आ जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस 1 इनटू में 100। एक मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया भाई, क्या निकालने का, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकल गया तो इसे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक बार ये देख लेते, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, माइनस एस आ गया है, एस को मिले cos थीटा माइनस 1, ठीक है। आपको क्या करवा रहे हैं, कहां से थीटा पीटा क्या कुछ आगे, अभी समझेंगे आप कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है, ठीक है आपने थीटा बीटा हमें करवा दिया, लेकिन आप तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हो, इससे मुझे सीखने को क्या मिलेगा, मुझे क्या सीखने को मिलेगा इससे। तो देखिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्बिटल एनालिसिस, कि ये पढ़ने के बाद ये अप्लाई कहां हो रही है केमिस्ट्री में। तो हमें लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस कुछ करवा रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो आप हमारा। तो देखिए इसके जरिए आप हाइब्रिडाइजेशन का टाइप और नेचर ये बता सकते हो। कैसे कैसे, क्या टाइप और नेचर, जो आप हाइब्रिडेशन लिखते हैं ना sp1 sp2 sp3, तो spi, ये i की वैल्यू कहां से निकलेगी, फॉर्मूला था ना cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आई, फिर उस i की वैल्यू निकाल के कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, तब जाके हाइब्रिडाइजेशन आएगी, जो ठीक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है। नेचर क्या है फिर, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप है, तो फिर नेचर में क्या होगा, नेचर में होगा किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। क्या वो एक आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, क्या वो एक नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, या वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। जी हाँ, तीन है। नॉर्मली तो क्या होगा, आपको मैं कोई भी मॉलिक्यूल दे, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा, जैसे आप इसको अपने माइंड में सोल्व कर लीजिए, PH3 है जैसे, है ना, जैसे SH2 है या H2S है, ये आप, मेरा मानना है जो तरीका बताया गया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई ये मेंस प्लस का लेक्चर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल बेसिक चीज, जिसके बेस पर स्कूल में अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे उसमें आपके, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। तो आप उसके बेस पर बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल चुके होंगे, है ना, या बुक में जो आपको मेथड दिया होगा उसके बेस पे हो सकता है आपने इसका आंसर निकाल दिया। आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसमें, आप कहेंगे इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फर्क ये है इसमें एक लोन पेयर है जी, और इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इसमें आपके 2 बॉन्ड पेयर है और 2 आपके लोन पेयर है। आप ये अभी तक कैलकुलेट कर चुके होंगे। अब चलते हैं अपनी पिक्चर पे आगे की तरफ। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलेंगे, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, अगर आयोटा की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसी आती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई ये आपकी आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आती है तो हम बोलेंगे भाई ये आपका नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है तो हम बोलेंगे भाई ऐसा मॉलिक्यूल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, और अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स को ही हम बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा ड्रैगो मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल पूरा ही साफ कर देते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब देखिए आगे, ठीक है आपने बता दिया ऐसे ऐसे आएगा, कुछ समझाओ, हम बात को समझे नहीं ठीक तरह से, बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, आपको की क्वेश्चन में दूं कि जो आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन
किस किस की? CH4 की, NH3 की, PH3 की, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, एक BF3 भी ले लेते हैं, एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको। ठीक है, देखते क्या कुछ होगा। ठीक है जी, हम पहले निकालते हैं अपने पारंपरिक मेथड से, जिससे हम करते आए। मैं निकालने का तरीका पूरा नहीं बताऊंगा, मैं सीधा लिख रहा हूं उनके हिसाब से। भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, इसकी भी आ गई उसके हिसाब से sp3, इसकी भी आ गई sp3, और इसकी आ गई sp2, है ना? यही आप लोगों ने निकाला होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इस मेथड के बेस पर। तो ये कहता है ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला SPI, और I को निकालने का फॉर्मूला क्या है? I को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास -1/cos थीटा। I जो है, I को कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1/cos थीटा। ठीक है, ये आपका। अच्छा जी, तो हाँ, अब हमें थीटा तो पता चल गया, थीटा में वैल्यू दे रखी है। अब इनके एंगल में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, अगर आपको ना पता हो तो। CH4 में हमें पता है इसका जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मैं 109 डिग्री लिख रहा हूं। NH3 में अगर नहीं पता तो बता दो बेटा, 107 डिग्री होता है। PH3 में होता है 90 डिग्री। BF3 में होता है 120 डिग्री। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, H2O का फेमस एग्जांपल है H2O, और इसका होता है 104.5 डिग्री। ठीक है जी, मैं एंगल पता चल गया। अब क्या करें हम? अब आप फॉर्मूला पुट कर दो। इसके लिए आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? I इज इक्वल्स टू cos थीटा -1, सॉरी -1 अपॉन cos थीटा, -1 अपॉन cos थीटा। ठीक है जी, -1 लगा दिया, cos थीटा कितना मेरे पास? थीटा इसमें 109 डिग्री। ठीक है जी, cos 109 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 109 डिग्री होता है आपका 0.374, 37 ले लेते लगभग। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास, अच्छा ये ना माइनस का है, हाँ, आयोटा इज इक्वल टू -1 अपॉन -0.37, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको सोल्व करो। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 0.3, ये कितना आ गया? लगभग लगभग 4 आ गया कि नहीं आ गया? सोच देखो, है ना? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की आई क्या आ गया? 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? अब इसे पुट कर दो, sp3। ठीक है जी, sp3 आपने बोल दी। NH3 को ले लेते हैं 107 डिग्री, इसके लिए आयोटा निकालते हैं, -1 अपॉन cos कितना? 107 डिग्री। cos 107 की वैल्यू क्या होती है? -0.29, -0.29, तो -1 अपॉन -0.29। ठीक है, अब देखिए, मैं एक बार cos 109 की वैल्यू सर्च कर रहा हूं। डिग्री, -0.325 है, -0.325 है। ये मैंने गलत लिखा है, ये 325 है। मैं एक बार वैल्यूज को दोबारा क्रॉस चेक करूंगा, मैंने कहीं कुछ गलत ना लिखा हो। -0.325, cos 107 की वैल्यू में चेक कर लेता हूं एक बार। -0.29, ठीक है ठीक है ठीक है।
अब देखिए ये आ गया मेरे पास। अच्छा अब यहाँ पे 0 पॉइंट कितना था 325, तो राउंड ऑफ करूंगा तो 33 बन जाएगा ना, यहाँ पे 33 बन जाएगा मेरे पास। तो सोल्व करके क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। 0.33 1 को अगर डिवाइड करते हो इससे, अब क्या करना है मुझे 1 को डिवाइड करना है 0.29 से। ठीक है जी, 1 को हम डिवाइड करते हैं 0.29 से। 1 डिवाइड बाय 0.29 ये आता है 3.4। क्या आता है 3.4। तो आई आ गया आपका 3.4। तो हाइब्रिडेशन क्या हुई sp 3.4। आप बोलो क्या बकवास है, 3 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था। वो चीज दिमाग से निकाल देना जो आपने पढ़ी है पहले। मैंने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर प्लस परसेंटेज ऑफ p करेक्टर 100 आता है ऑर्बिटल में। अब परसेंटेज ऐसा नहीं है कि 25 33 50 ही होगी, कहीं पर 5% s और 95% p हो जाए, कहीं पर 20% s और 80% p हो जाए, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा बताऊंगा किस तरह से आगे आगे, क्योंकि क्यों एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझना, थोड़ा सा दिमाग को फ्लेक्सिबल रख के सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अब pH3 का बॉन्ड एंगल मैं इसलिए गूगल का साथ से यूज कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। मैंने वैल्यूज अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जो वास्तव में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग में कर रहा हूं। जो कहां कहीं पे गलती है तो मैं उसको ठीक भी कर रहा हूं। इसलिए तो हम लोग अब सर्च करेंगे इसमें बॉन्ड एंगल इन pH3, बॉन्ड एंगल फॉर pH3। आप देखेंगे ये 90 डिग्री आ रहा है। कितना ना 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री ही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसमें, इसका आयोटा निकालते हैं। -1 अपॉन cos 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 होता है 0। तो -1 अपॉन 0 क्या हो गया आपका, आ गया ना माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बोल रहे थे ना कि sp3 है, वो तो हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करता, अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब समझना मैंने क्या बताया था कि वो मिक्सिंग क्यों हो रही थी। वो मिक्सिंग इसलिए हो रही थी हाइब्रिडाइजेशन में, p के जो 3 ऑर्बिटल हो, 3 जो वो थे, ये जो इन तीनों के 90 डिग्री एंगल होता है, इन तीनों में क्या था 90 डिग्री का एंगल था। देखिए 3H जब बॉन्ड बनाते पी के साथ, PX PZ PY ऐसे थे, तो 3H जो है वो इस तरह से एक यहां एक यहां यहां इतने से हिस्से के अंदर आ गए, और ये पीछे का पूरा हिस्सा 7/8 हिस्सा जो है किसका, वो खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ 1/8 पोर्शन 3 आ गई। तो यहां पे क्या भीड़ भाड़ थी, इसलिए क्या हुआ था, उनका बॉन्ड एंगल खुलना स्टार्ट हुआ था। तो अगर एस करेक्टर इसमें घुसेगा ही नहीं तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री बना रहेगा। अब क्योंकि इसका 90 डिग्री ही बना रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसने एस और पी करेक्टर को एक्सचेंज किया ही नहीं है। तो इसलिए कैसा मॉलिक्यूल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, और इसी को बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे एक बात समझ नहीं आ रही, जब वो 90 पे थे उनमें स्टेरिक हाइड्रेंस हो रहा था इसीलिए वो खुला था, तो इसमें नहीं हो रहा है क्या, पढ़ाएंगे जब ड्रैगो मॉलिक्यूल टॉपिक कराएंगे उसमें बताएंगे कि इसमें क्या खेल होता है। ठीक है, अब BF3 की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो आयोटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन cos 120 डिग्री। cos 120 कितना आ रहा है, -1/2। तो आयोटा इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय -1/2, कितना आ गया, आयोटा इक्वल टू 2। तो 2 को कहां पुट कर दो, sp आई पे पुट कर दो, क्या आ गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp2, यही आपकी नॉर्मल आ रही थी। ठीक है जी, H2 को लेके चलते हैं। H2 कैसे लेंगे, आयोटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन cos थीटा। इसमें थीटा कितना है 104.5 डिग्री, cos 104.5 डिग्री वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, -1 अपॉन -0.24
1, 2 4 ले लेते हैं। अब जब मैं इससे इसको डिवाइड करूं, मुझे इसकी वैल्यू में भी थोड़ा सा, हाँ ठीक है 2 4 1, तो लगभग लगभग क्या आ रहा है ये आपका, ये काटेंगे तो लगभग लगभग 4 आएगा। भाई मैंने गलती की है, मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे 3 लिखना था, मैंने गलती से 4 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा हो मैंने अभी देख लिया, नहीं तो आप बोलते गलत पढ़ा दिया। ये भाई 3 आ रहा था, मैंने गलती से यहाँ 4 लिख के यहाँ 3 लिख दिया था। अब आप इसे जब कट करेंगे तो ये क्या आएगा, लगभग कट करके 4 आएगा ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp4, 3 से ऊपर चला गया ये भी और ये भी, ठीक है। अब देखिए आगे क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, देखो जब 109 डिग्री था ना तो sp3 आ रहा था प्रॉपर। जब बॉन्ड एंगल 109 से बढ़ गया, और बॉन्ड एंगल बढ़ने के पीछे रीजन क्या था, s करेक्टर का, p करेक्टर का s के साथ करेक्टर को एक्सचेंज करना, अपने अंदर s करेक्टर को लेके आ जाना, ठीक है, इसलिए बॉन्ड एंगल फैल रहा था। तो जितना परसेंट s करेक्टर 109 डिग्री पे है, ठीक उतना ही 107 पर नहीं हो सकता, 104.5 पर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए वो जो आपके माइंड में रहता है ना कि P 3 से ऊपर नहीं जाता, वो गलत है बिल्कुल, वो पूरी तरह से। मेरी बात को समझना, फिर आप उस चीज को बहस करने लग जाओगे कई बार किसी टीचर के साथ या बच्चे के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं कह रहा हूं ये सही है। अब जरा इस चीज को समझना कि मैं उसको गलत क्यों नहीं बोल रहा हूं, बात को समझना। एक होता है बेसिक नॉलेज होना किसी चीज की, जैसे अगर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में साक्षरता की परसेंटेज कितनी है, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कोई एंट्रेंस करवाया जाता है उनका। देखते क्या आप अपना नाम लिख सकते हो, अच्छा ठीक है जी, हाँ जी ये पढ़ा लिखा है क्योंकि ये नाम लिख सकता है, इस बेस पे क्या बोल दिया गया ये साक्षर है, और साक्षरता की परसेंटेज बढ़ गई। हालांकि उस इंसान को भले कुछ पढ़ना आ रहा हो कि ना आ रहा हो, हमने मान लिया ये पढ़ा लिखा है। ठीक ऐसे ही कुछ ना बेसिक नॉलेज होती है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, कि एक बच्चे ने अगर साइंस ली है ना, साइंस स्ट्रीम में 11th 12th में रहा है, तो उसको कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो जिस तरह वो इंसान जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानता है, हमने उसको पढ़ा लिखा बोल दिया, अब उसके सामने आपको न्यूज़पेपर ले आओ हिंदी या इंग्लिश का, उसको नहीं, उससे नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन हमने बोला नहीं नाम लिख सकता है, पढ़ा लिखा है। तो ठीक है, ऐसे ही आपने 11th 12th में एडमिशन ले लिया है, आपको कुछ चीज आनी चाहिए, वो वैसी ही होंगी, तो आपने पढ़ लिया और आप फिर ये मान के बैठ जाते हैं कि इसको पढ़ के अब हम केमिस्ट्री के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए अलग लेवल से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। यही रीजन है कि कई बार बच्चे के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं 98 99% तक, और एंट्रेंस में वो चीज नहीं कर पाता है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आईक्यू खराब है या रट्टा है, नहीं, वो सब चीजें सेकेंडरी है। उस बच्चे को उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, उस तरह क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं, उसने अपने माइंड को बाउंड कर दिया एक जगह कि नहीं मैं ऐसे ही सोचूंगा, कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो वही चीज बेसिक नॉलेज है उस चीज के अंदर, और यही कारण आप उस बेसिक नॉलेज को पढ़ के आप मेंस प्लस के क्वेश्चंस पर लगा रहे होते, तो वहां पे चीजें गलत जाती है। तो इसलिए दिमाग को थोड़ा खोल के रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में, कि हमें जो कुछ बताया जा रहा है चीजें ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं खराब है, तो बाकी को नहीं पढ़ा रहे। देखो उनकी किसी की कोई गलती नहीं है, मैं जो ऑर्गेनिक कराऊंगा वो इसके बेस पर होगी। अब आप कहोगे कि हमें बॉन्ड एंगल याद रखने, नहीं भाई आपको बॉन्ड एंगल याद नहीं रखने हैं, मुझे आपको क्या समझाना है मैं वो बता रहा हूं। और यही रीजन था, मैंने एक लेक्चर जो बनाया था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, मेंस प्लस का नहीं है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है आपका क्वेश्चन आएगा उसकी बेस पर आंसर निकाल दो, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं चल पाएगी उस बेस पर, ऑर्गेनिक उस बेस पर नहीं चल पाई। ऑर्गेनिक में मैं यही कंसेप्ट लेके जाऊंगा सारे के सारे, वहां पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी, सारे बॉन्ड एंगल याद नहीं करने पड़ते, ठीक है। मैंने भी वो मॉलिक्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल जिनके, इसलिए आप में से कईयों के विचार होगा थोड़ा धक्का लगा होगा कि अरे हम तो इसको sp3 तो लिखते आए हैं, इसको भी तो sp3 लिखते आए हैं, तो उनको लगा होगा नहीं गलत पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चीज ऑथेंटिक है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं हो जाना किसी चीज पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं टॉपिक पे। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि मैं बताना भूल गया, जहां पर आई आपका 1 2 3 4 ऐसे आ रहा, फ्रैक्शन नहीं आ रहा, वो क्या है, वो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है, ये नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है,
इसमें 2 आ रहा है, आई के लिए 2 आ रही, तो ये क्या है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी क्या आपकी आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए अब बात करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन कि भाई और क्या एप्लीकेशन है इसकी। इसकी दूसरी एप्लीकेशन ये है कि इसके जरिए हम किसी बॉन्ड में, किसी हाइब्रिड बॉन्ड में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, उसमें एस और पी करेक्टर निकाल, मतलब परसेंटेज ऑफ एस और पी करेक्टर निकाल सकते हो। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, सेकंड है किसी बॉन्ड में एस या पी कैरेक्टर की परसेंटेज निकालने में इसका यूज कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे, इंटू 100 कर दिया। ठीक है जी। अब ठीक है, हम लोग किस किस मॉलिक्यूल की बात करेंगे इसमें, मैं इसमें CH4 NH3 और H2 इन तीन की बात करूंगा। देखिए बॉन्ड थीटा चाहिए हमें इसके लिए, तो CH4 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, हम 109 डिग्री लेके चल रहे हैं यहां पर 107 डिग्री और यहां पर 104.5 डिग्री। ठीक है, आपके माइंड में ये भी रहेगा क्यों हम पढ़ें, क्यों, ये क्या जरूरत है इसकी, पता चलेगा। अभी थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, इसका पता चलेगा। तो देखिए यहां निकालते हैं पहले CH4 के लिए परसेंटेज एस करेक्टर। कॉस 109 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 109 डिग्री माइनस 1 इंटू में 100। NH3 का निकालेंगे तो यही क्या आएगा आपका, परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल टू कोस 107 डिग्री डिवाइड बाय कोस 107 डिग्री माइनस 1। स्टूडेंट्स एक बात को आप समझना, आपको ऐसे निकालना कुछ नहीं है। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे पहले वो बताना पड़ेगा कि वो निकला कैसे, उसके पीछे चीजें क्या। जैसे आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, आगे अभी डिस्कस भी करूंगा मैं, आपको उसमें रीजन नहीं पता होता, उससे क्या होता है आपका माइंड कई बार बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लगा रहा होता है, और फिर जहां पर बिल्कुल बेसिक नहीं पता होता ना, आप बहुत सारी गलतियां करते हो। जब बेसिक पता होता है तो आप सही आंसर तक, सही ऑप्शन तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हो। वो आप समझेंगे अभी, जैसे इसमें आगे कराऊंगा आप समझेंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू cos 104.5 डिग्री डिवाइड बाय cos 104.5 डिग्री माइनस 1 इंटू 100। ठीक है जी, फॉर्मूले मैंने तीनों लिख दिए हैं, याद है। cos 109 डिग्री कितना है, माइनस 0.325। ठीक है जी, ये आ गया माइनस 0.325 डिवाइड बाय माइनस 1.325 इंटू 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 0.325 डिवाइड बाय 1.325 0.245 0.24 मतलब क्या, 4 ही आ गए एक तरह से, मतलब 0.245 इंटू में क्या है 100, कितना आ गया 24.5%। क्या आया है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अभी बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा क्या है। इसको सोल्व करते हैं एक बार। 107 डिग्री माइनस 0.29 माइनस 0.292
-0.292 -1 into 100 -0.292 divided by -1.292 into 100 0.292 divided by 1.292 0.226 मतलब 22.6। ठीक है, ये इसका परसेंटेज करेक्टर आ गया। NH3। अब आते हैं H2O पे। इसका कितना आ गया? cos 104.5 डिग्री 0.24 माइनस का 0.24 20 ग्राम आएगा ये आपका 0.24 डिवाइड बाय 1.24 लगभग वो आएगा 20 के आसपास आ गया आपका। ये इसका एज करेक्टर आ गया। अब समझना यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं। देखो, जैसे जैसे आप देखो बॉन्ड एंगल बढ़ा है 104 से 107 109, वैसे से परसेंटेज एस करेक्टर क्या 20 से 22 22 से 24। मतलब एस करेक्टर बढ़ मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ने से एस करेक्टर बढ़ता है। तो एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड आपका बॉन्ड एंगल क्या है बढ़ता है। अब यहां पे मैं एक और बात बताना चाहता हूं। ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन है यहां पे, ये कह रहा है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ना, ये इस तरह से ये जो 109 डिग्री एंगल यहां बना हुआ है, सारों में 109 डिग्री है। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ ना, ये जो बॉन्ड आप बनाते हो, ये इसमें कितना है? इसमें है आपका 24% एस करेक्टर है, 24.5% एस करेक्टर। ठीक है। जो NH3, अब जब NH3 बनेगा जिसमें क्या आप एक लोन पेयर दिखाते हैं और ऐसे 3 बॉन्ड पेयर दिखाते हैं, तो उसमें क्या कितना है? उसके जो ये बॉन्ड पेयर ना, ये बॉन्ड बना हुआ है जो, क्योंकि हाइब्रिड मॉलिक्यूल ने क्या बनाया है? उसने बॉन्ड बनाया ना, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या बनाया? बॉन्ड बनाया ना। तो उसमें क्या 22 पॉइंट, ये आपका 107 डिग्री था, इसमें क्या 22.6 डिग्री 22.5 डिग्री सॉरी 22.5% क्या है? एस करेक्टर है। और जो H2O है आपका H2O, उसमें एस करेक्टर कितना है आपका? आप ऐसे बैलून से बनाते हैं ना, तो जिसको लोन पेयर बोलते हो आप, उसमें आपका लगभग 20% एस करेक्टर है। अच्छा जी, अब यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूं? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने जो ये मॉलिक्यूल लिए है ना, इसमें क्या है, यहाँ पे जो एटम थे ये सेम थे, H H H मीथेन में ये H H H, इसमें जो H H था। ठीक है, तो ऐसे में जो आ गया, ठीक है, इसका किसी बॉन्ड को ले लो, उसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकल गया। परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर निकालना तो क्या करोगे? सीधा सा फॉर्मूला है, हमने शुरू में पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर प्लस परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर कितना आता? 100। आपने एस निकाल दिया, पी निकाल सकते हो, 100 माइनस एस कर देना, आपका पी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो अलग अलग होते, मान लो यहाँ पे H होता और यहाँ पे Cl होता है, अलग अलग होता, तो क्या होता? तो ये कैलकुलेट करके जो बॉन्ड एंगल आता ना, वो इन दोनों बॉन्ड्स के एस करेक्टर की एवरेज होता। सपोज करो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास होता CH वाले, इस बॉन्ड की बात करते हैं, और हमारा मान लो ये आ जाता, कितना था? 22 था, 24 था। ऐसा मैंने मान लिया कि 26 आ गया, ऐसा मान लिया, तो 26 ना इन दोनों बॉन्ड्स की एवरेज आया है ना। 26 ना तो इसका होगा ना इसका होगा, इन दोनों की बॉन्ड का में जो एस करेक्टर है उसकी एवरेज होगा आपका 26। ठीक है ना, ध्यान रखना 26। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें थोड़ा सा आगे बताता हूं एक चीज को। देखिए स्टूडेंट, थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी? थर्ड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर। जो लोन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। ठीक है ना, सेंट्रल एटम का वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता है, उसे बोलते हैं लोन पेयर।
जिसने उस मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बनाया है। इसे कैसे निकाले, इसके लिए फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं। ये हमारे पास फॉर्मूला है जी। अब करते हैं इसे, हम करते हैं पहले H2 मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, जो भी हमने निकाला था, है ना, H2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या आ रहा था, इसमें जो बॉन्ड जो बॉन्ड पे आए थे हमारे पास यहां, इनमें कितना था, 20% एस करेक्टर था। मतलब जो s और p ऑर्बिटल हमारे मिक्स हुए थे ना, उसमें जो s ऑर्बिटल था उसमें 20% इसको दे दिया, 20% इसको दे दिया। अब देखो, आप जब इसका मॉलिक्यूल बनाते हो ना नॉर्मली, तो आप ऐसे दो गुब्बारे से बनाते हो, लोन पेयर, है ना, ऐसे यूं बनाते हो आप। तो अब इसी की मैं बात करने वाला हूं कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जोड़े इलेक्ट्रॉन के दो जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए हैं, उनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है, देखिए अब। बीस इसका और 20 इसका, टोटल कितना हो गया एस करेक्टर, 40 डिवाइड बाय लोन पेयर कितने इसमें, 2, कितना आ गया सोल्व करके आपके पास, 30। मतलब क्या है इसका, समझाता हूं। मतलब ये है, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात, ध्यान रखना मेरी जो मैं बोल रहा हूं उसको। इसके अंदर 30% एस करेक्टर, इस लोन पेयर के अंदर, इस वाले के अंदर भी क्या है, 30% एस करेक्टर, ठीक है जी, बता दे उससे क्या हुआ। अब समझो उस बात को, जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है उतना ऑर्बिटल का साइज क्या है, स्फेरिकल होने लगता है, मतलब छोटा होने, सिकुड़ने लगता है, वो न्यूक्लियस से करीब आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप तो क्या सोचते थे कि लोन पेयर बड़े बड़े गुब्बारे बना दो, लोन पेयर, आप ये बोलते हैं लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आता है, फिर आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन आता है। आप इस तरह की लाइन पढ़ते हैं वीएसटी-पीआर थ्योरी में। सच्चाई क्या है, कहां पर एप्लीकेबल है कहां पे नहीं, वो बात की बातें, टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस लाइन, इसको हम क्या किस बेस पर लिखते हैं, देखो ये मेरे पास है ऑक्सीजन, ये है मेरे पास हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बन गया, ये तो अब जो इस जो बॉन्ड बनाने वाले जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के, मैंने माना वो यहां तक जा रहे हैं, इतनी दूर 20% इस करेक्टर उनके अंदर। अब जो लोन पेयर ना, जो आप बैलून दिखाते हो गुब्बारे से, इनके मुकाबले उनका इलेक्ट्रॉन का पेयर पास में होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या 30% एस करेक्टर है, इनके अंदर 20% था, तो ये दूर चले गए, 30% था, तो ये क्या आएंगे सेंट्रल में न्यूक्लियस के और करीब आ जाएंगे। अब क्योंकि समझना, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं मैं, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है भाई, समझो गहरी गहरी बातें समझो। ये लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, पेयर में जोड़ा बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन। जब इन सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्शन है, तो मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं कि इसका रिपल्शन ज्यादा है, इसका कम, इसका उससे कम। बड़ी गहरी बात समझो। देखो जो लोन पेयर वाला है, क्योंकि वो करीब आ गया है, इनको ये लगा के चलो कि बात तो नहीं बच्चे, लोन पेयर मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन को लगा बात तो नहीं बच्चे हैं, ठीक है ना। अब समझो, मैं मान लो मैं क्लास में बैठा हूं, मतलब मैं टीचर हूं और मुझे बच्चों को बैठाना है। अब 2 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बातूनी हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे से ना इनको एक काम करो, 10 डिग्री के एंगल पे रखो, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो दोनों मैंने ऐसे पास में बैठा दिए, वो दोनों के पास में बैठ गए, ठीक है, और 10 डिग्री में बैठाया, मान लो 20 लगा लो, चलो 20 डिग्री के एंगल बैठा दिए। पहला जो बेंच था उसी बैठ गया, एक इस कोने पे एक इस कोने, दोनों पास पास है। अब ये दोनों पास पास है ना, तो ये आपस में इनके बात करने की चांस क्या है, ज्यादा।
अगर मैं इसी एंगल पे लेके जाऊं, इनको थोड़ा दूर बिठा दूं, दूरी बढ़ गई ना, एक इस बेंच पे आ गया, दूसरे बेंच पे आ गया, अब बात करने के चांस क्या हो गए, कम। बच्चे दो ही हैं, दोनों बात नहीं है, इनको पास से बिठा रहा हूं, बात करने के चांस बढ़ गए, दूर बिठा रहा हूं तो बात करने के चांस घट गए। ठीक है, मतलब बात करना मतलब क्या, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो ठीक है, ऐसे लोन पेयर है तो ये भी पेयर 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 पेयर, पर क्योंकि ये क्लोज आ गए, इनमें 30% एस करेक्टर है तो न्यूक्लियस के पास आ गए। अब पास आने से क्या हुआ, अब ये पास आ गए तो जब सिमिलर चार्जेस क्लोज आते हैं तो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो क्योंकि ये पास में है दोनों, और जो 104 डिग्री 5 मिनट के एंगल पे थे ना, वो भी इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन वो क्या है, वो दूर दूर है, वो दूर दूर है। दूर दूर मतलब क्या कि यहां पर जो इनके बीच का एंगल है, मैं इसकी बात मतलब ये 20% एस करेक्टर है ना, तो ये दूर होंगे न्यूक्लियस से। अब क्योंकि दूर चले गए हैं ना, तो सेम एंगल भी रखेंगे ना, तब भी दूर जाने के बाद रिपेल करने के चांस क्या हो गए हैं, कम हो गए, जो भी मैंने एग्जांपल बताया था। और क्योंकि ये पास में होता है, न्यूक्लियस क्लोज आ गया, डेंस है भाई, जब उसका ऑर्बिटल छोटा हो गया, सिकुड़ गया है। अब मान लो, समझ रहे मेरी बात को, एक का ऑर्बिटल ऐसा, ठीक है, और एक का ऑर्बिटल ऐसा, ठीक ठीक है। अब इतनी लाइनें मैं इसके अंदर खींचू, अगर इतनी लाइनें खींचू मैं, ऐसे लगे ज्यादा लाइनें खींची है, गैप कम नजर आ रहा है, तो ठीक ऐसे इसके अंदर है। इसने भी 50 चक्कर मारे न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसने 50 मारे, पर इसके 50 क्या होंगे, क्योंकि कम वॉल्यूम मारा तो डेंस हो गए, तो वहां पे डेंस डेंस ऑर्बिटल होने के कारण क्या हो गया, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा ना, तो इसलिए क्या होगा, उनके बीच का एंगल ज्यादा दिखाना पड़ेगा, उनको दूर दिखाना पड़ेगा हमें। रीजन समझना, क्योंकि न्यूक्लियस से करीब आ गए हैं, ठीक है, और क्योंकि ये दूर थे तो सर रिपल्शन क्या था, कम, रिपल्शन कम था, इसलिए क्या ला सकते हैं, क्लोज ला सकते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो क्या ध्यान रखते हैं कि लोन पेयर को तो ऐसे दिखाओ दूर, लोन पेयर, फिर उसके मुकाबले लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दिखाओ थोड़ा पास, और बॉन्ड पेयर को दिखाओ सबसे पास। ये बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड पेयर, और ध्यान रखना एंगल जो थीटा होता है ना, वो हमेशा बॉन्ड पेयर के बीच निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जब बॉन्ड ही नहीं बनाया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड एंगल की बात नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि आप गुब्बारे बनाने के आदी होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या घुसा हुआ होता है कि भाई ये काफी तो वॉल्यूम घेरते होंगे, ये रिपेल करेंगे, वॉल्यूम तो घेरेंगे इससे दूर, नहीं भाई, ये वॉल्यूम कम घेरते हैं, ये तो सिकुड़ जाते हैं, पास में आते हैं, डेंस हो जाता है ऑर्बिटल, उससे इनको दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए अब आपको बात समझ में कि इसके पीछे वास्तव में कारण क्या था। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें जो ए बी बॉन्ड है, इसमें जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है, वो एसी बॉन्ड में जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है उससे 3 गुना ज्यादा है। तो कहता कैलकुलेट करो, जो ए बी बॉन्ड है इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है, एसी वाले में परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर क्या है, और जो लोन पेयर है उनमें एस और पी करेक्टर की परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो क्योंकि बॉन्ड एंगल हमें दिया गया है तो एस करेक्टर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, हम निकाल चुके, इसको वाटर के लिए सेम बॉन्ड एंगल था, हमने इससे निकाला था। सोल्व कर देंगे, वैल्यू देखिए आपका 20% आया था हमारा, ये हमारा आया था 20%, तो 20% इसमें एस करेक्टर है। अब क्योंकि यहां पे दोनों सेम टू सेम नहीं है ना, तो ये जो एस करेक्टर है ना, ये इन दोनों की एवरेज निकली है। मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि इसमें तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना था, एसी वाले में था वाई, तो ए बी में कितना, उसको 3 गुना है, 3y, ठीक है। तो इनकी जो एवरेज आई है ना, वो आई है आपकी 20, मतलब y प्लस 3y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20% आया है, 20 आया है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, y प्लस 3y क्या आ गया, 40 आ गया, 40।
तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, 4y इक्वल टू 40, तो y क्या आ गया मेरे पास 10% आ गया मेरे पास। y किसको माना था मैंने, AC को माना था। तो AC बॉन्ड है, अच्छा इसने AB के लिए पूछा है, तो AC के लिए देखो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन AC बॉन्ड कितना है 10%। तो परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर क्या आ जाएगा AC बॉन्ड में 100 माइनस 10% यानी कि 90% P कैरेक्टर हो गया। अब क्योंकि दोनों का टोटल कितना था 40, ये बोलता है कि AC का कितना आ गया हमारे पास, AC का 10 आ गया। अब 10 इसका दोनों को मिला के था, ठीक है। तो अगर इसमें 10 है तो उसका 3 गुना इसमें तक कितना 30 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये यहां से क्या सेकंड वाले का आंसर निकल गया मेरा। और फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा कि भाई जब आपका परसेंटेज ऑफ AB, सॉरी परसेंटेज ऑफ S करेक्ट, परसेंटेज S AB बॉन्ड का और परसेंटेज S AC बॉन्ड का दोनों मिला के कह रहा 40% आ रहा है भाई, जिसमें से AC का इसने बोला 10% है। तो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इन AB बॉन्ड क्या बचा 40 माइनस 10 कितना आ गया 30% आ गया। तो इसमें 30% है, ठीक है AB में। तीसरा बोलता है लोन पेयर जो है ना उसका वो निकालो आप परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तीसरा कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन लोन पेयर इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस, अब जो इनका टोटल दो बॉन्ड थे ना, एक में 10% एक में 40%, टोटल कितना एस कैरेक्टर आ गया इसके अंदर 40 आ गया, डिवाइड बाय लोन पेयर कितने 2 है, कितना आ गया आपका 30% आ गया ये भी आपका। तो लोन पेयर जो है उसमें एस कैरेक्टर कितना आ गया 30%, तो पी कैरेक्टर कितना बचेगा उसके अंदर ठीक है। तो ये आपका जो लोन पेयर है इसमें 30 आ गया, इसमें 30 आ गया, तो जिसमें 30 है तो पी कैरेक्टर कितना बचा आपका 70%। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन लोन पेयर कितना आ गया 100 माइनस 30 कितना आ गया 70% आ गया हर एक के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने थे। तो अब आपने आज कई चीजें सीख ली है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, नॉन आइडियल, अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं मॉलिक्यूल हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, वो थोड़ा सा जैसे ये टॉपिक खत्म होगा ना आपका एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद उसकी बात करेंगे। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम क्यों होता है, बॉन्ड पेयर कम क्यों होता है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। अच्छा इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन जब दोनों के पास सिंगल सिग्मा बॉन्ड वाली बात चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद जब इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ाएंगे तो उसमें काफी कुछ ये चीजें कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा जो इसमें बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितना हो सकता है पढ़ते रहिए, ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।